नमस्कार दोस्तों, जब कुदरत अपना कहर दिखाती है तो सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। दोस्तों, ये प्लेन एक ऐसे पर्वत पर क्रैश हुआ जहां पर ना तो खाने के लिए कुछ खाना था, ना ही पीने के लिए पानी था। इस प्लेन क्रैश हादसे में जो पैसेंजर बच जाते हैं उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो एक रास्ता था कि अपने ही जो साथी मर चुके हैं उनका मांस खाना। किस प्रकार ये 571 फ्लाइट के जो पैसेंजर थे उन्होंने किस प्रकार 2 महीनों तक मौत से जंग लड़ी, जो हर सेकंड मौत का सामना करते थे, हर सेकंड मौत से लड़ते थे। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 12 अक्टूबर 1972 कैलाश को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माउंट यूडो ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के एक क्लब के प्लेयर्स जो थे वो सेंडिया को जा रहे थे। टीम के कप्तान ने 2 इंजन वाला एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया। इस प्लेन में उनके साथ साथ उनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव भी मैच देखने के लिए जा रहे थे। क्योंकि प्लेन में बहुत सारी एक्स्ट्रा सीटें खाली थी, इसलिए उसके अंदर 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर उस प्लेन में सवार हो जाते हैं। इस प्लेन को जो पायलट उड़ा रहे थे वो काफी एक्सपीरियंस थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना था, उसके बाद वहां से सेंडिया को एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। उड़ान के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगता है, तो कैप्टन ये डिसीजन लेते हैं कि हम आज रात को ही मेंडोजा में ही रुकेंगे। अगली सुबह यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को मौसम वैसा का वैसा ही बना था। पायलट ने सोचा शायद दोपहर तक रुकते हैं, शायद मौसम साफ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली खराब मौसम में ही ये प्लेन दोपहर के 2:18 पर सेंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। सेंटियागो के सफर में इस प्लेन को एंडीज के जो बर्फीले पर्वत है उनको पार करके जाना था। इस प्लेन को जो पायलट उड़ा रहे थे वो इससे पहले भी 29 बार इन पर्वतों की तरफ प्लेन को उड़ा चुके थे, और यही कारण था कि खराब मौसम होने के बावजूद भी ब्रेन ने सेंटियागो के लिए उड़ान भरी। फाइनली ये फ्लाइट 571 अपने रास्ते में आने वाले पर्वतों को पार करने लगा, और ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर अपने एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। उस दिन विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट अपने सामने कुछ भी देखने में असमर्थ थे। अगर मौसम अच्छा होता तो पायलट अपने आसपास के नजारों को, पहाड़ पर्वतों को देख ही अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन अभी कहां पर है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाने की स्थिति में वे पायलट पूरी तरह प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर ही डिपेंड थे, और उन्हीं को अपनी लोकेशन दिखाने के लिए बोल इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। फ्लाइट 571 के कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि हम शायद इंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार कर चुके हैं। इसके बाद एटीसी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 1,15,000 के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करने लगा। तभी पायलट अपने सामने देखता है, एक विशाल चट्टान को देखता है। पायलट ने तुरंत ही प्लेन के योक को ऊपर की ओर खींच लिया। अब जो प्लेन था वो वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा। इसकी वजह से प्लेन का जो स्पीड था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, और फाइनली प्लेन जो होता है वो इंस्टॉल कंडीशन में चला जाता है। इसको लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और ये धीरे धीरे तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है, और कुछ ही सेकंड में ये एक हिल से टकराकर तब तक फिसलता रहा जब तक किसी समतल जगह पर आकर ये रुक ना जाए। प्लेन का जो कॉकपिट होता है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जो प्लेन का पायलट होता है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, और जो को पायलट होता है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। प्लेन का जो तल होता है वो टूटकर गिर जाता है। प्लेन का जो तल होता है वो टूटकर कहां गिरा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जब प्लेन हिल से टकराया तभी प्लेन का तल टूटकर बिखर चुका था, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर बाहर की ओर गिर गए, जिनका कुछ भी अता पता नहीं चला। 45 लोगों में केवल 33 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें बहुतों को गंभीर चोट आई। अब ये लोग तभी बच सकते थे जब इनको जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। प्लेन में 2 यात्री जो होते हैं वो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने पैसेंजर की काफी मदद की। एक पैसेंजर जो कि नांदू नाम उसका था, उसको जो सिर में इतनी गंभीर चोट आई थी कि वो चोट के तुरंत बाद ही कोमा में चला गया। उधर रेस्क्यू टीम जल्दी से जल्दी जो मिसिंग प्लेन था उसको खोजने के लिए निकल पड़े। उन्हें भी ये पता था कि एक बार अगर रात हो गई तो यात्रियों और उस मिसिंग प्लेन को खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बर्फीले पर्वतों में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि एक रात में ही सभी यात्रियों की मौत हो सकती थी। इसलिए एक बार में ही कई प्लेन जो थे वो एंडीज पर्वत का चक्कर लगाने लगे। आखिरकार जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां से दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं चला। घटना के अगले दिन फिर से 11 प्लेन्स को एंडीज पर्वतों की ओर खोज के लिए भेजा जाता है। उधर जो पैसेंजर बचे हुए थे वो किसी न किसी तरीके से टूटे हुए प्लेन में कड़ाके की ठंड में किसी न किसी तरीके से एक रात गुजार लेते हैं। सुबह होने के साथ साथ सभी यात्रियों को भूख भी लगने लगती है। प्लेन में कुछ नाश्ता पड़ा था जिसको खाकर सभी यात्रियों का पेट तो भरने वाला नहीं था, लेकिन किसी प्रकार से उनका दिन कट सकता था। सभी पैसेंजर को ये उम्मीद थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा। सुबह होने के साथ साथ एक नई उम्मीद की किरण उनको नजर आई। कुछ प्लेन जो थे वो क्रैश साइट के आसपास चक्कर लगा रहे थे, बस सफेद बर्फ की चादर में सफेद प्लेन मानो ओझल सा हो गया। एक पैसेंजर होता है जो प्लेन के लगेज से एक लिपस्टिक निकालकर प्लेन की जो टूटी हुई बॉडी होती है
उस पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखने लगा। और इतने छोटे से लिपस्टिक से इतने बड़े आकार का SOS लिखना ताकि ऊपर उड़ रहे प्लेन के पायलट्स उसको देख ले थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा था। उधर कुछ पैसेंजर्स ने लगेज का सारा सामान निकालकर एक X का सिंबल बना दिया। फिर भी ऊपर उड़ रहे हैं जो रेस्क्यू प्लेन्स थे उनका किसी भी पायलट का ध्यान उस सिंबल की ओर नहीं पड़ा। दिन में 3 बार रेस्क्यू प्लेन आया और चला गया। इस तरह से पूरा एक दिन बीत गया। अगले दिन सुबह जब सर्वाइवर्स की नींद खुली तो उनको पता चला कि 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक करके सभी लोग दम तोड़ते जा रहे थे। इसलिए बाकी बचे हुए लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम जो टूटे हुए प्लेन की सीट्स है उनको निकालकर एक शेल्टर होम बना लेंगे। इस शेल्टर में उन्हें रखा जाएगा जिनकी हालत बहुत गंभीर है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो प्लेन के फ्यूजलेंस में ही अपनी रात गुजारेंगे। घटना के तीसरे दिन खाना भी खत्म हो जाता है और पानी भी जमकर बर्फ हो जाता है। अब उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी बचा था। इन पैसेंजर्स के बीच एक पैसेंजर होता है जिसने बर्फ को पानी में बदलने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने बर्फ को सीट में डाल दिया और उस सीट को एक मेटल फ्रेम से पैक कर दिया। दिन के समय जब धूप निकलती तो ये जो बर्फ था वो पिघल जाता और पानी में बदल जाता। अभी तक भी जो रेस्क्यू टीम के प्लेन थे वो अभी भी आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन कोई भी क्रैश हुए प्लेन को देख नहीं पा रहा था। उधर कोमा में गए नांदू को क्रैश के तीसरे दिन ही होश आ गया। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक दिन पहले ही उसकी माँ की मौत हो चुकी और उसकी जो बहन है वो बुरी तरीके से घायल है। घटना के चौथे दिन लगातार चमकीले बर्फ को देखने के कारण लोगों में अंधेपन की शिकायत भी आने लगी थी। प्लेन के कॉकपिट में एक कॉपी पड़ा हुआ मिलता है। इसमें एक्शन वाइजर भी लगा हुआ था जिसको निकालकर उन लोगों ने ब्रेक के रबड़ और वायर की मदद से सनग्लास बना दिया, लेकिन एक सनवाइजर से सिर्फ 3 ही सनग्लास बन पाया। इसके बाद ये लोग प्लेन की सीट को फाड़कर जूता बना लेते हैं ताकि बर्फ में चलने के लिए इनको कोई दिक्कत ना आए और मदद के लिए आवाज लगा सके। ये सब हो ही रहा था कि घटना के 8वें दिन जो नांदू था उसकी जो घायल बहन थी उसने भी दम तोड़ दिया। इस प्लेन में कई पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार ही बर्फ को देखा था। उनको ये आइडिया नहीं था कि इन बर्फीली पर्वतों में किस प्रकार जो तापमान है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और यही वजह थी कि कई लोगों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। लिंग डेब्रिज में एक छोटा सा रेडियो पड़ा मिला। उस रेडियो में उन्हीं का जो न्यूज था वो ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ब्रॉडकास्ट ये हो रहा था कि फ्लाइट 571 के जो सर्च ऑपरेशन था उसको अब बंद कर दिया गया है। अक्टूबर महीने में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए हमने फैसला किया कि 2 महीने बाद जब बर्फ पिघलने लगेगी तब हम यात्रियों की बॉडीज को खोजना शुरू करेंगे। जैसे ही पैसेंजर्स को ये न्यूज पता चली तो सभी पैसेंजर्स को बहुत दुख हुआ। जो रेस्क्यू टीम थे वो ये मान चुकी थी कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। पर किस्मत का खेल देखिए, जिंदा लोग अपनी ही मौत की खबर खुद सुन रहे थे। घटना के 9वें दिन बाद भी पिछले 4 दिनों से पैसेंजर्स ने कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से उनको ये खबर भी पता चल गई थी कि अब उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। आने वाले 1-2 दिन में सभी यात्रियों की मौत होने वाली थी। आसपास कोई फूल पत्ती पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था जिसको खाकर जिंदा रहा जा सके। खाने के नाम पर सिर्फ एल्यूमिनियम सीट्स, प्लास्टिक, कपड़े और ये सब और बर्फ थे बस। कुछ पैसेंजर ने तो सीट के लेदर को ही निकालकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ पैसेंजर ने उनको ये करने से रोक दिया क्योंकि जो प्लेन का जो सीट है उनके जो अंदर लेदर लगा होता है उनमें केमिकल मिला होता है। अगर वो इस केमिकल को खा जाएंगे तो वो इससे पहले ही मर जाएंगे। अब इन सभी पैसेंजर्स के सामने जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि जो भी बर्फ में दबे जो बॉडीज है जो मर चुके हैं उनका मांस खा लिया जाए, तो उनको इतना प्रोटीन मिल जाए कि वो जिंदा रह सके। आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही सभी यात्रियों की मौत होने वाली थी भूख से। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि वे अपने ही मरे हुए लोगों का मांस खाएंगे। ये डिसीजन लेना उनके लिए कोई आसान बात नहीं था क्योंकि ये सब उनके रिलेटिव्स थे, उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। रॉबर्ट नाम के एक पैसेंजर ने सबसे पहले इनके विंडशील्ड ग्लास को उठाया और इसके मांस को काटकर खाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी पैसेंजर ने भी उसको देखकर ये सब करना शुरू कर दिया। अगले दिन और भी लोगों ने कुछ खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे भी थे जो ऐसा नहीं कर पाए। नंदू ने अपनी माँ और बहन को जो बॉडी थी उनको प्रोटेक्ट करके रखा ताकि कोई खा नहीं जाए। जिन लोगों ने इनका मांस खाने से इनकार कर दिया उनकी आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही मौत होगी। बाकी लोग ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। प्लेन का जो को पायलट होता है वो 29 बार इस एरिया के अंदर फ्लाई कर चुका था, तो उससे ज्यादा इस एरिया को और दूसरा कोई जानता नहीं था। इसलिए उसने मरने से पहले भी उसने यही कहा था कि पर्वत के वेस्ट की ओर एक हिल है, उसे पार करने के बाद इंसानी बस्ती मिल जाएगी। एक 4 लोगों का ग्रुप होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें एक होता है रॉबर्ट, एक नांदू, एक रॉय और एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। ये चारों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि वो उस हिल को ढूंढेंगे, उस हिल की तरफ जाएंगे और वहां से मदद बुलाएंगे। फिर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये लोग अपने साथ सनग्लास, जूता, कपड़े, गर्म कपड़े और कुछ मांस के टुकड़े लेकर ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। बर्फ में कुछ घंटे चलने के बाद उन्होंने पर्वत के नीचे प्लेन का जो
पीछे वाला हिस्सा था वो देख लिया, वो उनको मिल जाता है, जो टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। प्लेन के डिटेल में कुछ लगेज भी मिला, जिसमें बहुत सारे सिगरेट्स, चॉकलेट, शराब, कपड़े, कॉमिक बुक लाइटर और कुछ मेडिसिन भी थी। उन्होंने तुरंत ही आग जलाई और ये फैसला किया कि वो आज रात को इस प्लेन के इसी तले में रुकेंगे। ये रात जो बाकी कई रातों से कई बेहतर थी। अगली सुबह वो फिर से निकल पड़ते हैं हिल की खोज के अंदर। अब उनको चलते चलते शाम हो गई थी। अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी थी। पिछली रात को तो उनको प्लेन का जो तल मिल गया था उसमें रात गुजार ली थी, लेकिन आज तो उनको खुले आसमान के नीचे बर्फीली चादर में रात गुजारना था। इतनी ठंड में उन लोगों ने पहली बार रात गुजारी थी जहाँ कोई भी छत ना हो। वे चारों लोग ठंड से मरते मरते बचे। अगली सुबह उनको समझ आ गया कि खुली बर्फीली चादर में रात गुजारना यानी कि मौत को दावत देना जैसा होगा। इसलिए ये चारों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि हम वापस प्लेन के तले में चले जाएंगे और उसके तले में जो बैटरीज लगी होती है उनको निकालेंगे, उसको निकालकर अपने साथ ले जाएंगे और कॉकपिट में पड़े रेडियो को ऑन करके मदद बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये काम करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बैटरी का वजन ही अपने आप में 25 kg था। इतने वजन को लेकर हिल की चढ़ाई करना और प्लेन के फ्यूजलेस तक लेकर जाना एक सही आइडिया नहीं था। इससे अच्छा तो यह होगा कि हम फ्यूजलेस के पास जाए और रेडियो को उठाकर बैटरी के पास ले आए, यानी कि जो प्लेन का पिछला हिस्सा था वहां पर ले आए। इसके बाद अगर रेडियो ऑन हुआ तो ठीक बात है, लेकिन अगर रेडियो ऑन नहीं हुआ तो इसके बाद क्या किया जाए। रॉय नाम का एक पैसेंजर था जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था। उन्होंने कहा कि प्लेन का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो 115 वोल्ट करंट से चलता है, जबकि प्लेन के जो तले में जो बैटरी लगा हुआ है वो एक डीसी करंट से चलता है। इसलिए बैटरी के जो पूरे सिस्टम को एसी में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद जो रॉय नाम का पैसेंजर होता है वो वापस प्लेन के तले में चला जाता है और बैटरी के अंदर फेरबदल करने लगता है ताकि वे जो डीसी करंट है उसको एसी में कन्वर्ट कर सके। कुछ दिनों बाद वह सफल हो जाता है और रेडियो को लाने जाने के लिए जो प्लेन का फ्यूजलेस होता है वहां पर जाता है, जहां पर बाकी के सारे जो पैसेंजर थे वो मौजूद थे। उधर फ्यूजलेस के पास एक तूफान आया। बर्फ के काटने से प्लेन का जो फ्यूजलेस था वो पूरा बर्फ के अंदर दब गया था। इस तूफान में 8 और लोगों की मौत हो जाती है। जो बाकी जिंदा पैसेंजर होते हैं वो भी बर्फ में दफन हो जाते हैं। रॉय जो रेडियो को ऑन करने के लिए प्लेन के फ्यूजलेस के पास जा रहा था और वह भी तूफानी बर्फ के चपेट में आ गया फ्यूजलेस के अंदर। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा उनको कि अंदर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो जल्द ही सभी लोगों की अंदर दम घुटने से मौत हो जाएगी। फ्यूजलेस के अंदर सभी जिंदा यात्री 3 दिनों तक बर्फ के अंदर ही दबे रहे, बर्फ को खोदते रहे और भूख लगने पर अपने ही रिलेटिव दोस्तों का मांस खाते रहे। इसी बीच नांदू, रॉबर्ट और एक और उनका साथी वो लगातार 10 दिनों तक चलते रहे। रात को ठंड से बचने के लिए वे मोटे कपड़े के अंदर लेट जाते थे और अपने आप को इस तरह फोल्ड कर लेते थे कि वो रात को पूरी तरीके से रात गुजार सके। और फाइनली 10 दिनों के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी के उस पार कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। नांदू जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन नदी के बहाव का शोर इतना तेज होता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नांदू ने इशारा किया। एक विलेजर ने नांदू का इशारा समझते हुए वापस इशारा करते हुए कहा कि टुमारो। उस दिन तो कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन अगले दिन जब वो विलेजर वापस आता है तो वो अपने साथ एक पेंसिल और एक पेपर लेकर आता है। उस पेपर को वो एक पत्थर के अंदर लपेट कर उस पार फेंक देता है। नांदू वो पेपर उठाता है और पेंसिल से लिखता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है और हम 10 दिन से लगातार यहीं पर फंसे हुए हैं, हम और नहीं चल सकते, हमारी मदद करो। उसने सारी कहानी उस पेपर पर लिख दी और पत्थर पर वापस लपेट कर नदी के उस तरफ फेंक दिया। जैसे ही विलेजर ने उस पेपर को खोला और पढ़ा तो उसके सब कुछ समझ में आ गया। उसे भी पता था कि कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था। इवन कि कुछ लोग तो इस एरिया में भी पूछताछ के लिए आए थे। वे विलेजर तुरंत ही उस पेपर को लेकर एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसी बीच बाकी के जो गांव के लोग होते हैं वो उस नदी किनारे पहुंच जाते हैं और उन तीनों लोगों को खाना खिलाया जाता है। करीब 10 घंटे के बाद आर्मी का एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच जाता है। उस हेलीकॉप्टर को तुरंत ही क्रैश साइट पर भेजा जाता है जहाँ पर अभी भी लोग जिंदा बचे हुए थे। और इसी तरह हादसे के 71 दिन बाद सभी जिंदा पैसेंजर्स को बचा लिया जाता है। 13 बॉडी सही सलामत थी, उसमें से 15 लोगों की तो सिर्फ हड्डियां ही पड़ी हुई मिली। वहां की अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया कि सभी जो मरे हुए लोग हैं उनको वहीं पर ही क्रैश साइट पर ही दफन कर दिया जाए। इस हादसे में 45 लोगों के समूह में से करीब 16 लोग ही बच पाए थे। दोस्तों यह हादसा दुनिया का सबसे भयानक हादसा होता है और इस हादसे के लगभग 3 महीने बाद 18 जनवरी को सभी मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर सभी लोगों के बॉडीज दफन है। उन सभी का नाम भी यहाँ पर अंकित है। प्लेन का फ्यूजलेस जो कि बर्फ में दफन हो गया था वह आज भी इस हिल में कहीं पर दबा हुआ है और 1995 में कुछ विजिटर ने इसे भी खोज निकाला। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो यहीं तक की। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मिस्टीरियस और अनसुलझी कहानियां मैं आपके लिए लेकर